स्वागत है आपका हिंदी साहित्य संसार में। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं उसका शीर्षक है एक नाम एक विश्वास और कहानी के लेखक हैं हरिदत्त भट्ट शैलेश। हरिदत्त भट्ट शैलेश जी द्वारा लिखी यह कहानी उत्तरांचल का हिंदी साहित्य पुस्तक में भी उद्धृत है, जो कई विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के पाठ्यक्रम में भी रखी गई है। तो कहानी के विश्लेषण के साथ लेखक का संक्षिप्त परिचय जानना भी आवश्यक है। हरिदत्त भट्ट शैलेश जी का जन्म 15 जून 1930 को उत्तराखंड के चमोली जिले के पटवाड़ी गांव में हुआ था। हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय में एमए और फिर पीएचडी करने के बाद देहरादून के दून स्कूल में उन्होंने 32 वर्षों तक शिक्षण का कार्य किया। पर्वतारोहण इनके लेखन का केंद्रीय विषय रहा और इन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में रचनाएं लिखी। इन्होंने गद्य विधाओं में प्रमुख रूप से कहानी, उपन्यास, संस्मरण, एकांकी लिखी। साथ ही पद्य के रूप में कविताओं की भी इन्होंने रचनाएं की। इनके प्रमुख उपन्यास है शिखर और शिखर, आगे और आगे, कॉल ऑफ द माउंटेन्स, हिमालयाज माय हेवन। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं मेरी 21 कहानियाँ, वापसी और अन्य कहानियाँ, बर्फ और बर्फ, सपने और सपने, घूमते चेहरे, कला के स्वर, विद लव, स्नो एंड स्नो, मेरे सतरंगी 100 कहानियाँ। संस्मरण के रूप में इन्होंने भूली बिसरी यादें, अभियान और अभियान, मैन एंड मेमोरीज लिखी। नाटक के रूप में इन्होंने आदमी और आदमी, चक्कर और चक्कर, 2 नाटक भी लिखे। आलोचना साहित्य में भी इन्होंने गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य, पर्वतारोहण और एवरेस्ट की कहानी की आलोचनाएं लिखी। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा हिंदी साहित्य सम्मेलन, दिल्ली संस्कृत अकादमी, उत्तराखंड कला मंच, राष्ट्रीय हिंदी परिषद द्वारा भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। तो अब बात करते हैं कहानी के कथानक की। इस कहानी का नायक पासंग है, जो एक शेरपा है। शेरपा पर्वतारोहण के क्षेत्र में वे लोग होते हैं जो दुर्गम पहाड़ों पे चढ़ने में कुशल होते हैं। इसलिए वे मुख्यतः माउंट टेकर्स को गाइड करने और उनके सामान को ढोने का काम करते हैं। तो ऐसे ही पासंग एक नॉर्थ इंडिया की तरफ सोलुखुंबू क्षेत्र का एक गाइड है, जो कहानी के प्रारंभ में हमें दिखता है कि वह बर्फीली पहाड़ी में टेंट में एक पर्वतारोही के साथ है। उसे घर की याद आ रही है। वह सोच रहा है कि सोलुखुंबू के क्षेत्र में जो उसने बचपन के दिन गुजारे थे वो कैसे होते थे। उसे बचपन की यादें बार बार आ रही है। उसे याद आ रहा है कि वह किस तरह से चारवाहों में याक चराता था। वह कौंगमी, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं कि हिम मानव के पैर के निशान दिखाई देते थे, और वह बचपन में तब डर जाता था। उसे नानी की सुनी हुई कहानियाँ याद आ रही है। वह कहानी के भीतर अपनी अलग अलग कहानियों में खोया रहता है कि अचानक टेंट के अंदर से पानी मांगने की आवाज़ आती है और पासंग की आवाज़ देते हुए उसका क्लाइंट, जो बहुत दयनीय स्थिति में टेंट में लेटा हुआ है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। यह कहानी के एक अन्य पात्र से हमारा परिचय होता है, जिसे साब नाम से संबोधित किया गया है। ये दोनों 3 दिन से एक बर्फीली पहाड़ी में रुके हुए हैं, जहां साब खराब तबीयत के कारण जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। उन्होंने 2 दिन में बेस कैंप से 5 पड़ाव की दूरी तय की थी। इसलिए जो साब की तबीयत है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और इस समय वे 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्टे किए हुए हैं। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर तेजी से बर्फीली हवाएं चल रही है। मौसम इतना ख़राब है कि वे ना आगे बढ़ सकते हैं ना वापस जा सकते हैं। चौथे दिन जब साहब पानी मांग रहा होता है और चाय मांगने की गुजारिश करता है उससे, तो पासंग बताता है कि अब स्टोव काम नहीं कर रहा है, लिहाजा चाय कॉफ़ी की व्यवस्था करना अब कठिन हो चुका है। साहब ठंड और ख़राब तबीयत के कारण कराह रहे हैं, वे बड़बड़ा रहे हैं, बस अब उन्हें पानी चाहिए। लेकिन पासंग को समझ नहीं आ रहा कि वह अब ऐसी स्थिति में करे तो करे क्या। अब जो साहब है उसके हाथ पैर भी सुन्न होने लगे हैं, जिसे मेडिकल की भाषा में फ्रोस्टबाइट कहा जाता है। तो फ्रोस्टबाइट से वह पीड़ित होने लगे हैं और लगातार जो पासंग है वो उनकी सेवा कर रहा है। कहानी में हमें पासंग एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। वह साहब की पूरी सेवा करते हुए दिख रहा है कि हाथ पैर की वह मालिश कर रहा है,
और सांप का हौसला बढ़ा रहा है, लेकिन सांप बहुत हताश है। वह टूट कर पासंग पासंग कहकर उससे लिपट रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। किसी तरह पासंग स्टोव जलाता है और सांप को कॉफ़ी पिलाता है और फिर दोबारा यादों में खो जाता है। इस तरह जो यही यादें हैं, एक बार फिर कहानी में एक नई कहानी सामने आती है जो पासंग की प्रेम कहानी है। यहाँ हमारा परिचय कहानी के अन्य पात्र पेमा और नोरबू से भी होता है। साथ ही हमें पासंग का पूर्ण परिचय भी मिलता है। पासंग एक ऐसे परिवार का लड़का है जिसमें उसकी माँ और 2 बहनें हैं। वह बहुत छोटा था तब उसके पिता की मौत हो गई थी। कहानी में बताया गया है कि उसके पिता ने हिममानव यानी स्थानीय भाषा में जिसे कांगमी कहा गया है, उसे देखने से उसके पिता की मौत हो गई थी। यानी लोक मान्यताओं और लोक रूढ़ी भी कहानी में दिखाई देती है। पासंग, नोरबू और पेमा के आपसी संबंध से एक प्रेम कहानी हमारे सामने आती है और जो प्रेम कहानी 6 साल पुरानी नोजे बाजार से, जो स्थानीय बाजार है नोजे, वहाँ से शुरू होती है। नोरबू भी एक शेरपा था जिसकी आमदनी पासंग से बहुत अधिक थी। एक तरफ पेमा नोरबू से प्रेम करती थी, दूसरी तरफ पासंग भी पेमा के पीछे दीवाना था। उनके त्रिकोणीय प्रेम में होता यह है कि पेमा नोरबू से प्रेम करती है क्योंकि वह आर्थिक रूप से अधिक संपन्न है। कुछ समय बाद पेमा और नोरबू की शादी हो जाती है तो पासंग कुछ महीने टूटे हुए आशिक की तरह उसके वियोग में रोता बिलखता इधर उधर घूमता फिरता है। कुछ समय बाद वह घर से दूर दार्जिलिंग चले जाता है। जब वह 4 साल बाद घर लौटता है तो उसे अचानक जो उसका प्रेम था पेमा के रूप में, वो वापस मिल जाता है। दरअसल पेमा और नोरबू की तो शादी हुई रहती है, लेकिन एक हादसे में पर्वतारोहण के दौरान नोरबू की मौत हो जाती है। पेमा अभी भी नोरबू को याद करती है कभी कभी, और जब जब वह उसे याद करती है और वो बीच में प्रसंग छोड़ देती है पासंग के आगे नोरबू का, तो पासंग का मन भी व्यथित हो जाता है। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इस तरह कहानी में हमें मनोवैज्ञानिकता भी दिखती है और नोजे बाजार के माध्यम से हमें मेले की लोक संस्कृति का परिचय भी मिलता है। पेमा और पासंग का जो विवाह होता है, एक तरह से पुनर्विवाह हुआ है उनका। तो एक जो विवाह की समस्या हमें भारतीय समाज में दिखाई देती है, ये समाज उससे मुक्त हमें दिखाई देता है। अब एक बार फिर कहानी का प्रसंग उसी बर्फीले टेंट में जहाँ वे फंसे हुए हैं वहाँ से शुरू होता है कि पासंग यादों में डूबा रहता है कि अचानक सांप फिर बड़बड़ाते हुए लाचार होकर पासंग का नाम लेता है। वह एक बार फिर कॉफ़ी पीना चाहता है, लेकिन इस बार स्टोव नहीं जलता है और जो सांप की इच्छा है वह अधूरी ही रह जाती है। वह पासंग को वापस जाने के लिए कहता है। उसे पता था कि पासंग उसके चक्कर में मारा जाएगा। वह पासंग के सेवा भाव को उपकार के रूप में समझता है, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है और उससे बार बार कहता है कि वह वापस चले जाए और उसको छोड़ दें। लेकिन पासंग एक गाइड के कर्तव्यों को भली भांति समझता है और उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ता है। पासंग विचारों की उलझन में फंस जाता है। एक तरफ वह सोचता है कि अगर वह सांप को इस हालत में छोड़कर पेमा के पास चले जाता है तो पेमा उसके बारे में क्या सोचेगी कि वह किस तरह का शेरपा है, क्योंकि एक शेरपा की ज़िंदगी में इस तरह से कर्तव्यों को छोड़कर वापस आना बिल्कुल उचित नहीं होता है। तो वह इन विचारों में भी डूबा रहता है। दूसरी तरफ उसे ख्याल आता है कि अगर वह नहीं रहेगा जीवित तो पेमा फिर तीसरा विवाह कर लेगा, तो एक ये भी उसका मन इस बात से भी व्यथित है। यहाँ कहानीकार पासंग के माध्यम से बताते हैं कि उनके यहाँ यानी पासंग के यहाँ शादी तलाक जैसी कोई समस्या नहीं है। वहाँ किसी के साथ रहने की किसी भी समय किसी नारी के लिए स्वच्छंदता मौजूद है। इन्हीं ख्यालों में डूबे हुए भारी हिमपात और बर्फीली हवाओं में साब और पासंग एक दूसरे से लिपट जाते हैं। नीचे कुछ शेरपा उनके मदद के लिए आना भी चाहते हैं, लेकिन हिमगर्त, जिसे क्रीवास कहा जाता है, उसे वे पार नहीं कर पाते हैं और उनकी मदद संभव नहीं हो पाती है। जब 10 दिन बीत जाते हैं तो कुछ शेरपा और जो साब होते हैं उनके कुछ अन्य साथी वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर पासंग और साब रुके हुए थे। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर 2 लाशें एक दूसरे से लिपटी हुई है। साथ ही मिलती है साब की डायरी जिसमें कुछ पन्नों में केवल पासंग 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 नाम लिखा हुआ मिलता है। पासंग के होंठ उनकी अंगूठी पर टिके हुए मिलते हैं और इसी के साथ
कहानी का एक दुखद अंत होता है। कहानी के अंत में उनके बीच एक प्रेम और एक विश्वास का संबंध दिखता है। तो धन्यवाद। इस तरह की कहानियों के विश्लेषण के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें।